देखो देखो, मेरा खरगोश भाग रहा है। चलो चलो इसके पीछे पीछे चलते हैं। दो बच्चे एक सफेद खरगोश के साथ खूब खेल रहे थे। उन्हें देखकर राजकुमारी बहुत प्रसन्न हो जाती है। वो भी उनके साथ खेलना चाहती थी, लेकिन राजकुमारी होने के कारण वो गांव के आम बच्चों के साथ नहीं खेल सकती थी। वो अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे भी एक खरगोश चाहिए। खरगोश चाहिए तुम्हें? चिंता मत करो बेटा, आज ही तुम्हें एक खरगोश मिल जाएगा। महारानी सेवक से कहकर अपनी बच्ची के लिए सोने का खरगोश मंगवाती है। राजकुमारी खरगोश को देखकर खुश हो जाती है। कितना सुंदर है माँ, शुक्रिया। मगर ये तो बोलता नहीं, ये तो चलता नहीं। ये कौन सी धातु का बना है माँ? अरे बेटा, तुम राजकुमारी हो। तुम्हारे सभी खिलौने चांदी और सोने से बने हुए हैं। पर माँ, मुझे भी उन बच्चों की तरह सफेद रंग का खरगोश चाहिए। वो भी जो बोल सकता हो, कुछ कहता हो, जिसके छोटे छोटे दांत हो, जो भागता दौड़ता हो। मुझे भी उनके साथ खेलना है माँ। मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ बच्ची, आओ मेरे साथ। महारानी राजकुमारी को लेकर उन्हीं बच्चों के पास पहुँच जाती है। जाओ बेटा, जाकर इन बच्चों के साथ खेलो। ये सोने का खरगोश मुझे दे दो। तुमने बिल्कुल सच कहा, इस सोने के खरगोश में सब कुछ है, लेकिन वो सारी बातें नहीं जो एक जिंदा खरगोश में होती हैं। ये बच्चे जिस तरह खेल रहे हैं, इन्हें देखकर तुम भी खुश हो, इसीलिए तुम उनके साथ जाकर खेल सकती हो। सच माँ, तुम बहुत अच्छी हो, सच। राजकुमारी बच्चों के साथ जाकर खेलने लगती है। कुछ देर के लिए तो बच्चे हैरान रह जाते हैं कि एक आम बच्चे के साथ राजकुमारी कैसे खेलने आ पहुंची। लेकिन खरगोश के लाड प्यार को देखकर सभी एकदम मस्त हो जाते हैं और सभी बच्चे मिलकर खेलने लगते हैं। मिट्टी का बंदर। एक दिन जंगल में राजा शेर एक प्रतियोगिता रखते हैं, जिसमें वो बाकी जंगल के बच्चों को ऐसा कहते हैं, तुम लोग बहुत अच्छी मूर्तियाँ बनाते हो, बहुत अच्छी कलाकृतियाँ बनाते हो। मैंने तुम सबकी चित्रकारी भी देखी है, लेकिन तुम में सबसे बेहतर कौन है ये जानना बहुत जरूरी है। उसे इनाम भी दिया जाएगा और इसका चयन करने के लिए एक प्रतियोगिता रखी गई है। कल सुबह ठीक 7 बजे यहीं आना है और आप सबको अपने रंगों को लेकर आना है। हो सकता है कि तुम अपनी चित्रकारी से कल एक बेहतरीन नमूना पेश कर सको और प्रथम विजेता बन जाओ। सच? क्या ऐसा होने वाला है? बिल्ली बहुत खुश थी। उसने यही बात जाकर बंदर को बताई। बंदर चित्रकारी मूर्तिकारी में बहुत अच्छा था। सच कह रही हो? ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं जरूर कल प्रथम आने की कोशिश करूंगा। अभी जाकर माँ को बताता हूँ। राजा के आदेश के बाद जंगल के सभी जानवर अपने बच्चों को प्रतियोगिता के लिए तैयार करने लगते हैं। तभी बंदर की माँ कहती है, अरे चिंटू, कल की तैयारी हो गई ना? सारे रंग वगैरह अपने बस्ते में डाल लिए है ना? अरे अरे, रोता क्यों है? अचानक से बंदर फूट फूट कर रो रहा था। अरे बात क्या है? मेरे रंग खत्म हो गए, अब मैं क्या करूँगा? कल मैं कैसे प्रतियोगिता जीतूंगा माँ? अरे अरे चुप हो जा, रोने से कोई फायदा नहीं बच्चे, थोड़ा दिमाग लगा, सोचने दे मुझे। बंदर की माँ बहुत देर तक सोचती है और उससे कहती है, सोच लिया मेरे बच्चे, ये देख, ये धरती माँ है। धरती यानी कि मिट्टी। हम बंदर मिट्टी के रंग के होते हैं और कोई कपड़े नहीं पहनते। तो कल बंदर की ही मूर्ति बनाना और उसमें मिट्टी से रंग भर देना। देख लेना, प्रथम पुरस्कार तुझे ही मिलेगा। बंदर ठीक ऐसा ही करता है। राजा शेर उसकी चित्रकारी और रंग देखकर बहुत खुश हो जाता है। वाह, बहुत खूब। मुझे तो देखकर हैरानी हो रही है। सभी बाकी बच्चे तरह तरह के रंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन तुम मिट्टी से रंग कर रहे हो। एकदम ऐसा लग रहा है कि मैं असली का बंदर देख रहा हूँ। ये प्रथम पुरस्कार तुमसे कोई नहीं छीन पाएगा चिंटू। राजा बहुत खुश होता है और प्रथम पुरस्कार छोटे
ये चिंटू बंदर को मिल जाता है। वाह माँ, तुम्हारे कारण मैं प्रथम आया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक गांव में रामू और माला करके पति पत्नी रहते थे। उनका एक बेटा था शरद और एक बेटी थी स्वप्ना। रामू के पास एक गाय भी थी जिसका दूध बेचकर वह अपने घर का पालन पोषण करता था। इतने साल ये काम करके रामू भी बहुत बूढ़ा हो चुका था। रामू एक दिन सबको बुलाकर ऐसा कहा, अब मुझसे ये काम नहीं होगा बेटा, मैं बहुत कमज़ोर हो चुका हूँ। अब से शरद को ही सारा काम संभालना होगा। जी पिताजी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। लेकिन शरद को गाय का देखभाल करना और दूध निकालना तो नहीं आता, इसीलिए वह अपने माँ के पास गया और कहा, माँ, मुझे पता नहीं चल रहा है कि कैसे ये सब काम मैं अकेले करूं। मुझे तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तभी ये सब बातें सुन रही उसकी बहन स्वप्ना बोली, भैया तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं कुछ न कुछ करूंगी, बस तुम मेरे बात में हाँ मिलाते जाओ। उसी दिन एक आदमी दूध के लिए उनके घर आया। अरे शरद बेटा, मुझे कुछ दूध चाहिए, मेरा बेटा बहुत बीमार है। इस गांव में आपके यहाँ ही सबसे अच्छे दूध मिलते हैं ना, इसीलिए आप मुझे 1 लीटर दूध देना। जब शरद और स्वप्ना दूध के लिए गाय के पास जाकर दूध निकाला, तभी गाय सिर्फ आधा लीटर ही दूध देती है। शरद जब दूध उस आदमी को दिया, ये क्या है बेटा, ये तो सिर्फ आधा लीटर ही दूध है। तभी शरद कुछ बोलने से पहले ही स्वप्ना ने बोली, काका, ये तो चमत्कारी गाय का दूध है। आपने बोला ना कि आपके बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, जरा ये दूध तो उसको पिलाकर देखिए, जादू हो जाएगा, जादू। अच्छा बेटी, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। ऐसा बोलते ही वह आदमी चला जाता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं, फिर वही आदमी शरद के घर आता है। बेटा शरद और स्वप्ना, आप कहाँ हो? आपने जो भी बात बोली वो बिल्कुल सही निकली, मेरे बेटे की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गया है। आपको बहुत धन्यवाद, ये लो कुछ पैसे, आप दोनों की भला हो। जब ये बात गांव में फैल गया, सभी लोग उस चमत्कारी गाय का दूध पीने के लिए उसके घर के सामने लाइन लगा देते हैं। अचानक उस चमत्कारी गाय का दूध फेमस हो जाती है और उनका सेल्स बढ़ जाते हैं। लेकिन शरद को ये बात समझ में नहीं आया और स्वप्ना से पूछा, लेकिन स्वप्ना, आखिर बात क्या है, ये सब कैसे हो गया? भैया कुछ नहीं, मैंने कहीं पढ़ा है कि जड़ी बूटियाँ और कुछ ऑर्गेनिक दाना खाने से दूध की विशिष्टता बढ़ जाती है। बस मैंने ऐसा ही ऑर्गेनिक दाना और जड़ी बूटियाँ गाय को खिलाई और हमारे दूध चमत्कारी गाय का दूध बन गया है। है ना सही बात? उस दिन से चमत्कारी दूध बेचकर शरद और स्वप्ना, रामू और माला भी खुशी खुशी रहने लगे। मयूर नाम का एक बहुत ही खूबसूरत मोर जंगल के पास रहा करता था। उसके 2 अंडे हुए, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश होता था। एक दिन वो अपने अंडों से बातें कर रहा था कि अचानक तेज बारिश आ गई। मोर खुशी के मारे झूमने लगा, नाचने लगा। कितना खूबसूरत मौसम हो गया है, देखो मेरे प्यारे अंडों, मौसम इतना सुहाना है। मोर जोर जोर से नाचने लगा, बारिश का आनंद लेने लगा। वो खुशी में इस तरह से झूम रहा था कि मानो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही ना हो। अचानक एक बहुत बड़े पत्थर से उसका पैर टकराया और वो घायल हो गया। मेरा पैर, मेरा पैर! इतना बड़ा पत्थर, ये यहाँ किसने रखा? मेरे पैर पर इतना बड़ा घाव! ओह भगवान, बहुत दर्द हो रहा है और ये बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही। क्या करूं? मोर अभी तकलीफ से करा ही रहा था कि अचानक सामने से हाथी ने उसे कराहते हुए सुना और उसके पास आया। तभी अचानक बारिश भी बंद हो गई। हाथी ने कहा, अरे मोर, तुम्हें क्या हुआ? इस तरह से घायल हो,
तुम्हारा तो बहुत खून बह गया है। आओ, मैं तुम्हें दवा लगा देता हूँ। हाँ, ठीक है, चलो। लेकिन जैसे ही मोर ने खड़े होने की कोशिश की, वो फिर से धड़ाम से गिर गया। नहीं, नहीं हाथी भाई, उठना बहुत मुश्किल है। मुझे तो अपने अंडों की फिक्र हो रही है। नाचते नाचते मैं बहुत दूर आ गया हूँ। मेरे दोनों अंडे अकेले होंगे। तूफान का मौसम है, कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। मुझे बहुत चिंता हो रही है। मयूर मोर, तुम चिंता मत करो, कोई उपाय जरूर निकालते हैं। हाथी बहुत सोचता है और बहुत सोचने के बाद अपनी सूंड से मयूर मोर को अपनी पीठ पर बिठाकर उसके घर तक ले आता है। दोनों अंडे बिल्कुल सुरक्षित थे। शुक्रिया, शुक्रिया हाथी भाई। आज इस मुसीबत की घड़ी में तुम मेरे बहुत काम आए हो। मेरे अंडे अकेले रह जाते और इसी बात का मौका उठाकर जरूर कोई जंगली जानवर मेरे अंडों को खा जाता। अब तुम यहीं ठहरो, अभी तुम्हारे लिए जड़ी बूटी लाता हूँ। उसे लगाने से सुबह तक तुम्हारा पैर एकदम सही हो जाएगा। आगे आगे तुम्हें अपने अंडों का ख्याल रखना है। जब बच्चे आएंगे तो उनकी भी तो खातिर करनी है ना, और मैं हूँ ना उनका मामा, उनको सुरक्षा देने के लिए। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आया। हाथी जल्दी से जाकर जड़ी बूटी लाता है और मोर के पैर पर लगा देता है। मोर उसका शुक्रिया